देखिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट 2। किसको स्टार्ट करने जा रहे हैं? मोल कॉन्सेप्ट 2। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम दी जाएंगी जिसमें केमिकल रिएक्शन आपको दी जाएगी और आपको उसमें जो है स्टोइकियोमेट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चैप्टर में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म हमको पता होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी के विषय में हमको ज्ञान होना चाहिए कि वो टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब होता है। ठीक है, हेडिंग क्या है इस चैप्टर की? स्टोइकियोमेट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 है। मोल कॉन्सेप्ट ए में आप लोगों को मोल कैसे निकालते हैं, एटम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, ये सब समझाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहली टर्म आती है केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी आती है आपको पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन के विषय में। किसके विषय में पता होना चाहिए भैया? केमिकल रिएक्शन के विषय में पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखिए मैंने लिखा है इट इज अ प्रोसेस इन विच मोर सब्सटेंस इन द रिएक्ट विथ ईच अदर। जब हमारे मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस, इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, ओके यहाँ पे थोड़ा सा अधूरा रह गया है, विच टू और मोर सब्सटेंसेस, जब हमारे दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे से ईच अदर रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं न्यू कंपाउंड। क्या होता है, कुछ कंपाउंड दिए होते हैं, 2 या मोर देन 2 कंपाउंड दिए होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के बाद वो क्या करते हैं, एक नए कुछ कंपाउंड बनाते हैं, कुछ नए कंपाउंड बनाते हैं, न्यू सब्सटेंसेस कुछ आपके फॉर्म करते हैं। मतलब कुल मिला क्या होता है, वेयर ओल्ड बॉन्ड इज ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म। मतलब जब वो सब्सटेंस था तो उसके पास ओल्ड बॉन्ड थे, जब वो आपस में रिएक्शन किया तो वो अपने पुराने बॉन्डों को तोड़ दिया और प्रोडक्ट बनाया, मतलब कुछ नए टाइप्स के बॉन्ड बना दिए। तो केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होता है व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस आर रिएक्टेड व्हेन फॉर्म न्यू कंपाउंड। जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड आपस में रिएक्शन करके कुछ नया कंपाउंड बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। या आप ऐसा कहिए जब सब्सटेंस अपने पुराने बॉन्डों को तोड़ करके नए टाइप के बॉन्ड बनाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में आपको समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, अगली टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होना चाहिए वो है आपके पास केमिकल इक्वेशन। क्या पता होना चाहिए भैया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अगली जो चीज आपको पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो ध्यान से देखिए, आ केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रिएक्टेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते समय जो सिंबल का यूज किया जाता है, सिंबल, जैसे आपने लिखा कि अमोनिया की रिएक्शन O2 से करा दी, जैसे आपने लिख दिया अमोनिया की रिएक्शन O2 से करा दी, तो ये जो N2O2 को लिखने के लिए ये जो सिंबल यूज किए, N2 यूज किया, O2 यूज किया, तो इन्हीं सिंबलों को जो लिख देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जिसमें हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसके लिए कुछ सिंबल का यूज करके लिख देते हैं। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को जो आप लिखते हैं उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल और जो चीज लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अगली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है रिएक्टेंट। क्या पता होना चाहिए भैया? अगली जो चीज आपको पता होनी चाहिए रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? The substance in which change is about and it is the present in the left hand side of a chemical reaction। वो चीजें, वो सब्सटेंस जो अब चेंज होते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं? अभी आपने केमिकल इक्वेशन क्या बोला, केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन की डिफिनीशन क्या बोला? When 2 और more component are react, मतलब जो रिएक्ट करते हैं उन्हीं चीज को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। अब जो रिएक्ट करेंगे तो वो अपने पुराने बॉन्डों को तोड़ते हैं और नए बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब कि रिएक्टेंट वो चीज होते हैं जो अपने अंदर चेंज करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पुराने बॉन्ड तोड़े और नए बॉन्ड बनाए। तो रिएक्टेंट वो होता है जो अपने अंदर चेंजमेंट करता है और रिएक्शन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। देखिए जब आप केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो इस तरह का साइन होता है, तो जितने भी चीजें इस साइड होती हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट और इस साइड की चीजों को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो उसने यही बोला है रिएक्टेंट वो होते हैं जो अपने अंदर चेंज करता है और लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है। इसी तरह आ गया प्रोडक्ट, सब्सटेंस व्हिच कम एग्जिस्टेंस ऑफ
आर रिजल्टेंट ऑफ केमिकल चेंज एंड इट इज द प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, किसी भी कंपाउंड के केमिकल चेंज के बाद जो चीज हमें मिलती है, क्योंकि उसने क्या किया, केमिकल चेंज कैसा हुआ, कुछ पुराने बॉन्ड थे जिनको उन्होंने तोड़ा और कुछ नए बॉन्ड उन्होंने फार्म आउट कर दिए। तो इस प्रोसेस में जो केमिकल चेंज होने के बाद जो नया कंपाउंड बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, और वो हमेशा रिएक्शन के किधर होता है, राइट हैंड साइड पे होता है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, इस विषय में पता हो गया होगा। ठीक है, मैं हर एक चीज को दोबारा रिफाइंड कर देता हूं आपके लिए। सबसे पहले आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होती है, इन द प्रोसेस टू और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड विथ ईच अदर। जब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड एक दूसरे के साथ कंबाइंड करके नए कंपाउंड बनाते हैं या अपने पुराने बॉन्ड को तोड़ के नए बॉन्ड बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसी प्रोसेस को हम लिखते हैं, जो उसी प्रोसेस को लिखने की चीज को हम जिस तरह से लिखते हैं, जिस इक्वेशन को लिखते हैं, उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का वो सब्सटेंस जो अपने अंदर चेंज करता है या जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। अगली चीज मैंने आपसे बताई कि प्रोडक्ट, किसकी बात की भैया, प्रोडक्ट की। किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, वो होता है जो चेंज के बाद जो हमको नया चीज फार्म आउट होती है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ये हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है। पहली चीज ये होगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। केमिकल इक्वेशन, देखिए केमिकल इक्वेशन कुछ ऐसी लिखी होगी, मान लिया आर से पी एक इक्वेशन जा रही, कहाँ जा रही भैया, आर से पी जा रही है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं और जो राइट हैंड साइड होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये रिएक्टेंट हो गया आर और प्रोडक्ट हो गया पी। तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट हो, कई बार एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये एक जनरल इक्वेशन लिख दी कि माना कि दो रिएक्टेंट है और इन्फिनाइट आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसके नीचे क्या लिखा है मैंने, प्रपोज ऑफ एनी केमिकल इक्वेशन इज टू प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस। मतलब एक ऐसा प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब लिखिए अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखिए अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है, इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड, ये जो केमिकल रिएक्शन लिखी है, जैसे ये लिखी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है, तो उस रिएक्शन को हम लोग को बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बैलेंस केमिकल रिएक्शन उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम अगर सेम है तो हम उसको बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। मान लीजिए एक केमिकल रिएक्शन ये दी है, क्या दी है, NH3O2NO3H2। अब इसको हमको बैलेंस केमिकल रिएक्शन करना है। क्या करना है भैया, बैलेंस करना है। पहले बात ये देखिए बैलेंस है कि नहीं है। देखिए इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, बिल्कुल सही है। इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, मतलब हाइड्रोजन में डिफरेंस आ गया। तो पहली बात तो ये फाइनल हो गई कि ये जो रिएक्शन दी है वो कैसी दी है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्शन हमको दी गई है, पहली बात ये अनबैलेंस दी गई है। तो अगर आपके पास अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है तो सबसे पहले इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए एक तो मेथड होता है आपके पास, मैंने वो बताया था रेडॉक्स जब पढ़ाया है तो उसमें बताया है कि बाय द ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बैलेंस करते हैं या बाय द इलेक्ट्रॉन मेथड कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहां मैं तीसरा मेथड भी आपको बता देता हूं। जो रिएक्शन दी हो उसमें क्या करिए आप, जैसे आपको NH3 दिया है, O2 दिया है, बोला यहां से NO बन रहा है बराबर H2O बन रहा है, ऐसा उन्होंने हमको सवाल में बोला है। तो आप कोई एनी आप क्या कर लीजिए, कुछ आपके कोफिशिएंट मान लीजिए, कांस्टेंट मान लेते हैं, इसके आगे A आया होगा, जो नंबर आएगा कोफिशिएंट आएगा तो A आएगा, इसके आगे B आएगा, इसके पास C आएगा, इसके बाद D आएगा, ऐसा आप लिख लीजिए सबसे पहले। फिर आप क्या करिए, यहां पे लिख दीजिए एटम नाइट्रोजन है। क्या है भैया, नाइट्रोजन। अब देखिए इधर कितना नाइट्रोजन है, टोटल A नाइट्रोजन है, उधर कितना नाइट्रोजन है, C नाइट्रोजन है। तो क्या पहली बात ये आ गई कि A की वैल्यू C से बराबर होनी चाहिए। अब हाइड्रोजन को आप लोग मिलाइए, किसको मिलाइए, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन है, तो क्या A मॉलिक्यूल में 3A हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब तो इधर कुछ नहीं है बराबर, इधर कितने हैं भैया, देखिए एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो क्या D में हो जाएंगे 2D, 2D हो जाएंगे।
अब देखिए ऑक्सीजन को मिला लीजिए, किसको मिला लीजिए, ऑक्सीजन। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 2 है और बी, तो क्या इधर 2b ऑक्सीजन है और राइट हैंड साइड में कितना भैया, सी यहाँ पे 1 है और इधर से कितना आ गया, डी आ गया। इतना है कि नहीं है, हमको पता चल गया जिस दिन ए सी के बराबर हो जाए, 3a 2d के बराबर हो जाए, 2b c प्लस डी के बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा। इसके बाद किसी एक की जर्नल वैल्यू मान लीजिए, मान लिया लेट कर लिया a इक्वल टू 1 मान लिया, ये आप मान सकते हैं अपने मन से 1 2 3 जो भी मान लो। जिस दिन a इक्वल टू 1 मान लेंगे तो क्या c इक्वल टू भी 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसके बाद अगर a को 1 माना है तो क्या 2d इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो d इक्वल टू क्या 3/2 आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या यहां से आपके पास b की वैल्यू पता नहीं है, 2b रख दिया, c आपको पता है 1 है, d आपने निकाला है 3/2 है, तो क्या यहां से b की भी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भैया, 5/4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5/4 आ जाएगी। सारी वैल्यू आ गई। अब इस रिएक्शन में रखिए, रिएक्शन क्या दी है भैया, a मोल NH3 दी है, क्या दी है भैया, a मोल, a की वैल्यू कितनी 1, तो मैंने a की जगह 1 रख दिया, तो यहाँ पे केवल NH3 बचेगा प्लस b मोल O2, b की वैल्यू कितनी है 5/4, तो क्या यहाँ पे 5/4 O2 रख देंगे, कितना रख देंगे भैया, 5/4 O2 रख देंगे। फिर आपके पास आया CNO, C की वैल्यू आई 1, NO रख देंगे, ठीक है, प्लस का आया DH2O, तो D की जगह कितना रख देंगे भैया, 3/2 H2O रख देंगे। अब देखिए कभी भी बैलेंस रिएक्शन में जो कोफिशिएंट है वो आपके क्या है, फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए। तो क्या अगर मैं पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करूं तो ध्यान से देखना, क्या ये 4NH3 हो जाएगा, क्या ये आपके पास 5O2 बचेगा, इसको क्या 4NO बोला जा सकता है, और ये आपके पास 6H2O हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मिला लीजिए, इधर 4 नाइट्रोजन है, इधर 4 नाइट्रोजन है, इधर 12 हाइड्रोजन है, इधर भी 12 हाइड्रोजन है, इधर 10 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन इसके पास और 6 इसके पास, टोटल 10 ऑक्सीजन है। इस तरह से इसको बैलेंस करते हैं, केमिकल रिएक्शन को इस तरह से बैलेंस करेंगे, ठीक है। दोबारा समझा देता हूं, जो रिएक्शन दी हो उनके आगे आप कोफिशिएंट मान लीजिए, क्या मान लीजिए, कोफिशिएंट मान लीजिए कि A B C D उसके आगे नंबर आएंगे, उनके एटम को बराबर कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, एवरी एटम को चेक कर लीजिए। फिर कोई किसी एक की जर्नल वैल्यू दे दीजिए, बाकी वहां से निकाल लीजिए, ठीक। एक और कराता हूं जाके आपको ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक। जैसे ये दी है आपके पास 4CO, क्या दिया भैया, CH4H10 प्लस O2 CO2H2। पहले देखिए यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 कार्बन है और यहाँ 1 कार्बन है, इसका मतलब अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहले तो ये पता चल गया कि ये अनबैलेंस्ड, क्या है भैया, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहली चीज आप इसको ध्यान से देखिए, ये क्या भैया, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अगर अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है तो सबसे पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। मैंने बताया कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप कोफिशिएंट मान लीजिए, मान लेता हूं A के जो C4H10 है उसके आगे मैं A नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं, O2 के आगे मैं B नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं, CO2 के आगे मैंने C नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया और वाटर के आगे D नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद आप क्या करते हैं, सारे एटम को बराबर करते, तो C इधर कितना है 4A है और उधर कितना है भैया, उधर है आपके पास C एटम ही है C का, इक्वल टू कह रहा हूं D की, देख D नहीं H की बात की जाए, किसकी बात की जाए भैया, H की। तो इधर क्या 10A है, उधर कितना H है 2D है, 2DH है, कितना है, तो क्या A 5A इक्वल टू D यहां से आ जाएगा, ठीक। इधर देखिए ध्यान से O की बात की जाए तो O इधर कितना है 2B है और उधर कितना है भैया 2C प्लस D, क्योंकि 2C और साथ में D, इतना O है। मान लेता हूं C की वैल्यू 1 होगी, कितनी होगी 1। जिस दिन C की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या A की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। A की वैल्यू 1/4 आ जाएगी तो क्या D इक्वल टू आपके पास 5/4 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब C भी, अब तो यहां से B निकालना है तो 2B इक्वल टू 2C होगा, C की वैल्यू 1 माना है 2 और D की जगह 5/4 होगा, तो क्या B इक्वल टू इसको 9 कह रहा हूं 14/8 लिखा जा सकता है। कितना लिखा जा सकता है भैया 14/8, 8 ये हो जाएगा 213, ओह 13/8 लिखा जा सकता है इसको कि नहीं लिखा जा सकता। देखिए सारी वैल्यू आ गई, अब रिएक्शन में पुट कर दीजिए। A की वैल्यू आई 1/4 तो इसको लिखूंगा 1/4 C4H10। B की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई भैया 13/8, तो 13/8 O2 लिख दूं। C की वैल्यू कितनी आई, C की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1, तो क्या CO2 ही लिख दूं।
डी की वैल्यू कितनी आई है 5/4 लिख दूं। अब हमको पता है कि कोफिशिएंट में कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि पूरा का पूरा फ्रैक्शनल में हट जाए। तो अगर मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, C4H10 प्लस का 13O2, इधर कितना हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करने पे 8CO2 और इधर कितना हो जाएगा 10H2O। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। आप चेक कर लीजिए सारे नंबर ऑफ एटम आपस में क्या होंगे भैया, सेम होंगे। आप चेक करके इसको देख लीजिए, ठीक है। इस ट्रिक से आप लोग सॉल्व करेंगे। नहीं आपको इसके बाद मैंने आपको वो तो बता ही रखा है कि इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे करेंगे या आपका क्या है इलेक्ट्रॉनिक मेथड से कैसे करेंगे, वो तो आपको मैंने क्लास में ही आपको करवा दिए थे, ठीक। तो ये आपको एक ट्रिक है, अगर ये आपको समझ में आई हो तो आप इसका यूज करें, अगर नहीं आई है तो आप इसी वीडियो को दोबारा देखें, इजी है और ये आ जाएगी तो बहुत जल्दी रिएक्शन आपकी बैलेंस होने लगेंगी। क्या होने लगेंगी, बैलेंस होने लगेंगी, ठीक। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, देखिए कई बार हमको ये नहीं पता होता कि स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। क्या नहीं पता होता कि स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे पास क्या होता है। हमको ये चीज नहीं पता होती है किसी भी सवाल में कि स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या चीज होती है। क्या नहीं पता होता कि स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या चीज होती है, ये हमको नहीं पता होता। तो देखिए स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट इन विच रिएक्टेंट आर रिएक्टिंग, कोफिशिएंट इन विच रिएक्टेंट आर रिएक्टिंग, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट एंड प्रोडक्ट आर प्रोड्यूसिंग, और जो प्रोडक्ट बनता है उनका कोफिशिएंट आर ऑलवेज नोन एज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। वो हम लोग बैलेंस केमिकल रिएक्शन से बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट और प्रोडक्ट का कोफिशिएंट हम लोग बैलेंस केमिकल रिएक्शन से बता सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि ये होता क्या है, सवाल यही आता है कि आपके पास कोफिशिएंट क्या होता है। ध्यान से देखिए, पहली बात क्या उन्होंने बोला, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इसके लिए पहली बात यह है कि जो केमिकल रिएक्शन हो वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तभी आप जो है स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का बता सकते हैं। मान लीजिए ये रिएक्शन लिखी है आपके पास, N2 + 3H2 से क्या बना रहा है, 2NH3 बना रहा है। 2NH3 बना रहा है, पहले देखिए क्या रिएक्शन बैलेंस है, नाइट्रोजन इधर 2 है और इधर भी 2 है, हाइड्रोजन इधर 6 है, इधर 6 है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि रिएक्शन जो है बैलेंस है। अब हमको बनाना है कोफिशिएंट। क्या बनाना है, स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताना है। क्या बताना भैया, स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताना है। तो जिस दिन हमको बताना होगा स्टीचियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ N2, किसको बताना हो, N2। मान लीजिए कल के दिन बताना है स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2 या स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया, इनको बताना हो। तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं होता, इस एटम के आगे जो नंबर लिखा होता है उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नाइट्रोजन के आगे कोई नंबर नहीं लिखा तो आप मान लीजिए 1 था, 0 ना कर देना, 0 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो नाइट्रोजन 0 हो जाएगा। हाइड्रोजन के आगे कितना लिखा 3, तो इसका स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो गया 3। अमोनिया के आगे कितना लिखा 2, तो इसका स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो गया 2। अगर आपसे पूछे कि अगर एक रिएक्शन ये दी है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, तो आपसे पूछे स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2, तो N2 के आगे कितना लिखा 1, तो स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2 कितना हो गया 1 हो गया। आपसे कहा जाए स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2, तो कितना हो गया 3 हो गया। आपसे कहा जाए स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ 2, ठीक। और मैं रिएक्शन आपको लिख देता हूं ताकि समझ में आता रहे, आपको ये अच्छी तरह से आ जाए, क्योंकि इसका यूज आपको रिएक्शन में कई बार होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। मान लीजिए एक रिएक्शन दी है, C कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बना रहा है। क्या बना रहा है भैया, CO2। तो सबसे पहले आप क्या चेक करना है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। रिएक्ट बैलेंस, कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, O2 यहाँ 1 है, यहाँ O2 है। तो अगर आपसे पूछे स्टीचियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ कार्बन, स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2, स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ CO2, इनका पूछा है। देखिए कार्बन के आगे कितना नंबर लिखा 1, ऑक्सीजन के आगे कितना लगा है 1, कार्बन डाइऑक्साइड के आगे कितना लगा है 1, तो क्या इनका स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 1 1 हो जाएगा, ठीक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला एक और सवाल देखिए ध्यान से। मान लीजिए कल के दिन आपको सवाल दे दे, वो एग्जाम्पल में दे दे कि 2Mg + O2 आपस में रिएक्शन करके 2MgO बना रहा है। क्या बना रहा है भैया, 2MgO बना रहा है। उसने कहा इस रिएक्शन के मुझे एवरी
कंपाउंड का आप लोग एवरी एलिमेंट या एवरी कंपाउंड का क्या बता दीजिए भैया, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बता दिए। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। मैग्नीशियम 2 मॉलिक्यूल है, 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, 2 एटम है। ठीक, अब हम चलते हैं स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीशियम, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मैग्नीशियम का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका 2 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या ऑक्सीजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या MgO का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 होगा? हाँ होगा। तो ये आपके सभी चीजों के क्या हो गए, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गए। ठीक, इसी की थोड़ी और प्रॉब्लम मैं करा देता हूं ताकि आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को पहचानना आने लगे सही से। ठीक, और अभी मैं इस पे कराऊंगा आपको। ठीक, मान लीजिए एग्जाम्पल आपको दिया हो, अगला क्या दिया हो भैया कि 4Al2 आपस में रिएक्शन करता है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन और बना रहा है 2Al2O3। ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन को सबसे पहले अगर हमको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताना है तो क्या देखना होगा, सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। सबसे पहले हमको ये चीज देखना पड़ता है कि ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। तो देखिए यहाँ एल्युमिनियम के कितने मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल है। क्या एल्युमिनियम 2 2 4 हो जाएगा? ठीक। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन में 2 एटम है तो कितने होगा, 6 एटम। यहाँ कितने हैं, 3 2 6 एटम है, मतलब रिएक्शन बैलेंस है। सबसे पहले तो ये चीज पता करिए कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। तो ये रिएक्शन बैलेंस है। अब हमको क्या बताना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताना है। क्या बताना भैया, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एल्युमिनियम। ठीक, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Al2O3, ऐसा होगा। अब देखिए एल्युमिनियम का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताना है तो एल्युमिनियम के आगे कितना लिखा, 4 लिखा है, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो गया, 4। अगर हमको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2 बताना है, O2 के आगे कितना लिखा है, 3, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। अगर हमको बताना है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Al2O3 तो कितना लगा है, 2, तो कितना हो जाएगा, 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गए। ठीक, और इसकी प्रॉब्लम करा दूं और कर लीजिए 2-4 ताकि आपको इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन से आप लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैसे पहचानेंगे। ठीक, आगे चलता हूं, अगली रिएक्शन और लिखता हूं आपके लिए। एग्जाम्पल 2CO2 2CO2। एग्जाम्पल CH4 2CO2 CO2 2H2O। और एक लिख लीजिए आप, एग्जाम्पल C3H8 5O2 3CO2 4H2O। ये हुआ। ठीक, अब देखिए ये 3 रिएक्शन और कर लेते हैं, इसके बाद आपको फुल आइडिया हो जाना चाहिए कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। अगर नहीं हो रहा है तो इसी वीडियो को, और जिसके समझ में नहीं आना उसके लिए तो चाहे कितने भी एग्जाम्पल मैं करा दूं उसको तो कतई आना ही नहीं है। ठीक, देखते हैं अब आगे। सबसे पहले क्या चेक करना है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। यहाँ कितने कार्बन है, 2 है। ऑक्सीजन देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने हो गए, 4, मतलब रिएक्शन बैलेंस है, ये तो कंफर्म हो गया। तो अगर हमको बताना है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या बताना है भैया, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ CO2 बताना है। किसका बताना है, CO का बताना है। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2 बताना है। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ CO2 बताना है। तो क्या आप बता सकते हैं CO का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ CO2 का कितना हो जाएगा भैया, कितना नंबर लगा है, 2 हो जाएगा। ठीक, आगे आइए, फिर रिएक्शन दी, आप चेक करिए, बैलेंस रिएक्शन है, आप चेक कर लीजिएगा। चेक करा देता हूं भैया मैं। कार्बन कितने हैं, 1 है। इधर कार्बन कितना, 1 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, 4 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन इधर कितना, 4 है और इधर हाइड्रोजन कितना, 4 है। ठीक, तो मतलब रिएक्शन बैलेंस है। इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताया जा सकता है, बिल्कुल बताया जा सकता है। देखिए, तो अगर हमसे पूछा जाए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट
ऑफ CH4, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ CO2, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ वाटर H2O। देखिए हमको इस रिएक्शन का कोफिशिएंट बताना है, तो CH4 के आगे कितना नंबर लिखा, कोई नंबर नहीं लिखा, तो क्या उसको मैं 1 बोल दूंगा। O2 के आगे कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। CO2 के आगे क्या नंबर लिखा है, कोई नंबर नहीं लिखा, तो क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। वाटर के आगे कितना लगा है भैया, 2 लगा है, तो क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। ठीक, ये लास्ट रिएक्शन इसको करते हैं। इसके बाद अब अगली क्लास में मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट से बेस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं उससे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये सारी चीजें जो आज मैंने डिफाइंड की कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, ये सब चीजें आपको अच्छी तरह से पता होंगी, तभी अब आगे की प्रॉब्लम होंगी। ठीक, अगर ये सवाल नहीं आपको समझ में आ रहा है तो इनको इसी वीडियो को दोबारा करिए, तिबारा करिए, 4 बार 5 बार 6 बार। नहीं आ रहा तो इसके बाद बताइए, तो मैं इसको दूसरे तरीके से दोबारा करा दूंगा। ठीक, अब चलते हैं। सबसे पहले रिएक्शन में कोफिशिएंट अगर चेक करना है, हमको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताना है, तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ता है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करेंगे। पहले चेक करिए क्या यहाँ कार्बन 3 है, इधर कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 8 है, तो 4 2 जा 8 और हाइड्रोजन इधर भी है। ऑक्सीजन कितना है, 10 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 6 और 4 10, मतलब रिएक्शन बैलेंस है। पहली बात कंफर्म हो गई कि जो रिएक्शन दी गई वो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या बताना है भैया, अब हमको बताना है स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ C3H8, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ वाटर। ठीक, ये चीजें हमको लिखना है। देखिए C3H4 ये प्रोपेन के आगे कोई नंबर नहीं, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया। O2 के आगे कितना है, 5, तो क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 5 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड के आगे कितना स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, तो क्या इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 हो गया। और वाटर के आगे कितना नंबर लगा, 4, तो क्या इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 हो गया। ठीक, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।